दोस्तों आगे वीडियो में आप देखेंगे चंद्रशेखर आजाद का एक धमाकेदार इंटरव्यू जिसमें वो गोदी मीडिया के गोदी एंकर माना गुप्ता की शानदार धुलाई करते हुए उसे दिन में तारे दिखा रहे हैं। चंद्रशेखर यूपी सरकार और सीएम योगी पर आरोप लगाकर बड़े वाजिब सवाल पूछ रहे थे, पर शायद गोदी एंकर को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए वो बार बार चाटुकारिता करते हुए सरकार का बचाव कर रहा था। लेकिन जैसे ही चंद्रशेखर को गोदी की चालाकी का पता चला, वैसे ही चंद्रशेखर ने गोदी एंकर को 240 की स्पीड में धोना शुरू कर दिया। दोस्तों वीडियो बेहद शानदार है, इसलिए अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में चंद्रशेखर आजाद ने गोदी एंकर को इतना शानदार एक्सपोज किया है कि जिसे देखकर आप तालियां बजाएंगे। चलिए आपको आगे का पूरा वीडियो दिखाते हैं। ये जो आप ये नीले रंग का साफा पहनते हैं, शॉल पहनते हैं, कभी पगड़ी भी पहनते हैं, इसका क्या राज है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, ये नीला रंग समानता का रंग है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नीले रंग को प्रायोरिटी दी। वो नीले रंग का कोट पहनते थे, नीला, और ये नीले झंडे को वो करते थे। नीला झंडा हमारे आंदोलन का प्रतीक है। नीला मतलब यानी कि नीला जैसे गगन जो है वो आसमान सबके लिए बराबर है, तो इसलिए ये समानता का रंग है। तो हम समानता के पैरोकार हैं। जब आप जेल से निकले थे ना, तब भी मैंने आपका इंटरव्यू किया था। हाँ, मेरे याद है। याद है आपको? नीले कलर की शर्ट में था। यस, और तब भी आप ऐसी मूंछों पे ताप दे रहे थे, और मैंने आपसे पूछा था कि आपने ये क्यों किया। मैंने पूछा क्या ये संदेश ये है कि मैं डरता नहीं हूं? तो आज भी नहीं डरता। अब देखो, कोई आदमी गोली खा के, जिसके सारे आरोपी गिरफ्तार ना हुए हों, गोली चलाने वाले, और वो आपके स्टूडियो में आया है, तो आप समझिए कि डरता तो भी कौन सी यहाँ कोई सुरक्षा है? यहाँ भी कोई गोली चलाता है, यहाँ निकलती। इतनी ताकतवर सरकार यूपी में और केंद्र में, फिर भी आपको डर नहीं लगता? मैं तो भारतीय संविधान की वजह से ताकतवर हूँ, और वो सरकारें भी संविधान की वजह से बनी है। लोकतंत्र है, जनता जिसके साथ खड़ी हो जाती है वो ताकतवर हो जाता है। जनता जिनके साथ है वो ताकतवर है। जनता अगर जिस दिन उनके पास बैठेगी वो भी मेरे जैसे हो जाएंगे कमजोर। मेरे योगी आदित्यनाथ आपको जेल में जहर क्यों दिलवाएंगे? वो आप पर गोली क्यों चलवाएंगे बाहर? उनको क्या जरूरत है? वो तो जीत रहे हैं। हमेशा थोड़ा ही कोई चीज रहती है। कोई चीज परमानेंट है क्या? आपको ये जवानी आपके मेरे ऊपर है क्या परमानेंट है क्या? देखिए, चीजों का निर्माण होता है। जो आज पौधा छोटा है, इसका मतलब ये नहीं कि कभी फसल नहीं बनेगी, कल वो वृक्ष नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। तो भारतीय राजनीति में लोग दुश्मन को, जो जिससे खतरा होता है, उसको जल्दी पहचान लेते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि योगी जी ने ही करवाया है? जहर भी दिलवाया, गोली भी चलवाई ना, कोर्ट तय कर लेगा ना। पर आपको ऐसा क्यों लगता है? मुझे ऐसा लगता है ना, वो सबसे ज्यादा ताकतवर नेता है सरकार में वो बैठे हुए। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप बताओ, जब वो कहते हैं कि भाई हम किसी के खिलाफ नहीं है और हम सबके लिए, तो उन्होंने जब मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हुई तो योगी जी क्यों नहीं बोले? और योगी जी ने क्यों नहीं कहा इसकी सही जांच होनी चाहिए और सुरक्षा होनी चाहिए? हाँ, क्यों? जांच तो हुई, वो कह रहे हैं गिरफ्तारियां हो गई। अच्छा, आप पर जो गोली चली, वो लोग कह रहे थे, गोली चलाने वाले जो पकड़े गए, कि ये हमारे समुदाय के खिलाफ बोलते थे, बयानबाजी करते थे, इसीलिए हमने इन पर गोली चला दी। तो आपने कभी क्रॉस चेक करने की कोशिश की कि क्या उनसे कभी कोई पूछताछ हुई है क्या? उनको पकड़ के, मैं आपको बताऊं क्या है सच, उनको पकड़ के लाके और वीआईपी ट्रीटमेंट देके थाने में और सीधा जेल भेजा गया। एक सिंगल व्यक्ति ने उनसे पूछताछ नहीं की है। अगर कोई पुलिस पर वीडियो एविडेंस हो जिसमें उन्होंने पूछताछ की तो मुझे बता दे पुलिस। और वो कैसे बरामद हुई ये भी मैं जानता हूँ। हमारे यहाँ के अधिकारी भी जानते हैं किस तरह से हरियाणा पुलिस उनको देना नहीं चाहती थी, और उनको फिर जो है हरियाणा पुलिस से किस तरह से जो है बातचीत करके उनको लिया गया। ये बात तय करके कि हम इन पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, और जिस तरह से जो आप चाहोगे उस तरह से इनको कर देंगे। तो ये दो सरकारें जो मिलकर संरक्षण दे रही थी, क्यों दे रही थी आरोपियों को? तो क्यों चलाई उन्होंने गोली? आपको क्या लगता है? सीधा, आपको याद है ना एक पहलवान आंदोलन, मुझे भी याद है, और जो गुर्जर समाज की अस्मिता से जो जुड़े मामले थे वो भी मुझे याद है। हमेशा जिस भी कमजोर के साथ कोई बात हुई या किसी के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुई, और हाथरस की घटना आपको याद है, मुख्यमंत्री जी अपना कितना प्रयास किया मुख्यमंत्री जी ने, और मुख्यमंत्री ने उसको इंटरनेशनल साजिश करार दे दिया कि ये इंटरनेशनल साजिश थी, और एक पत्रकार को भी जेल में बंद कर दिया था। क्या हुआ बाद में? क्या वो पत्रकार दोषी साबित हुआ? 2 साल से ज्यादा इसको बंद रखा, या कोई इंटरनेशनल साजिश सामने आई? योगी जी आप पर गोली क्यों चलवाएंगे? उनको क्या फायदा है आप पर गोली चलवाने से? और 5 साल बाद, 3 साल बाद पता लगेगा। आज का चंद्रशेखर के आज का ही रहेगा। देखिए, जब मैं स्टार्टिंग में आया तो मुझे बहुत अनुभव नहीं थे, मैंने तमाम तरह की बातें की। धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ राजनीति को। आज मैं थोड़ा कहता मैं राजनीति का खिलाड़ी हूँ। मैं आज भी जो है किसी के खिलाफ नफरत की राजनीति नहीं करता हूँ। तो जब मैं गोली के बाद, लोग कोरोना में मर गए, लोग जुकाम से, बुखार से मर जाते हैं, हार्ट अटैक से मर जाते हैं, मैं अभी भी जिंदा हूँ। क्या हुआ था जरा याद है आपको? अभी भी? अब तो सपने में तो नहीं आता है घटना? वो सपने में तो मैं बहुत लोग आता हूँ। आप बहुत लोगों के सपने में आते हैं, आप कह रहे हैं। हाँ। उसके बाद से सरकार ने तो आपको सुरक्षा नहीं दी? नहीं। तो आपने खुद अपनी सुरक्षा बढ़ाई है? नहीं, पैसा लगता है ना सब चीजों में, चाहे उस पैसे को मैं अपने काम पे खर्च कर लूं। आपके साथी तो हैं इतने सारे, कुछ तो आपने और पहले से एहतियात बरती होंगी। बरती ना, मैंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जो आज तक नहीं बनाया, 6 महीने हो गए। जबकि मैं वो शख्स हूं जिसके ऊपर गोली चली और अभी भी मेरी जान को खतरा बना हुआ है। मैंने उसके बाद भी 2 बार जो बहुत इंपॉर्टेंट वो आई मेरे पास इन्फॉर्मेशन, मैंने यहाँ की पुलिस को दी, लेकिन अभी तक मेरा लाइसेंस डीएम साहब ने बनाया। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या मेरी हत्या का इंतजार कर रहे हो क्या, तब लाइसेंस अप्लाई करोगे? तो मुझे ऐसा लगा उनकी दबी से आवाज में कि उनके ऊपर सरकार का आदेश है कि चंद्रशेखर को जल्दी मरने दो, अभी इसको ज्यादा वो मत करो। भाई मैं ये जानना चाहता हूँ मानो भाई कि मुझे मेरी जीवन रक्षा करने का अधिकार मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए भाई। अगर कोई सुरक्षा में भी हो, मेरे लिए क्यों मरना चाहेगा? मेरे आगे क्यों उड़ेगा? तो कम से मुझे अपनी प्रोटेक्शन का अधिकार होना चाहिए। तो क्या मैं लाइसेंस का ये जो आर्म्स एक्ट है किसके लिए? उन्हीं के लिए जिनको सुरक्षा की। अभी डर लगता है आपको? अभी जब है किसके लिए? नहीं, डर किस बात का? मौत तो एक दिन आनी है ना। यहाँ बैठे भी आ सकते। मैंने तो बहुत सारे एंकर देखे, वो उस तरह की वीडियो देखी कि अपनी बात रखते रखते किसी की जान चली गई। ये तो कुदरत ने तय किया है, जिस दिन आएगी आ जाएगी।
पहले की तरह घूमते हैं अभी भी अभी भी कुछ घूमता कम? चंद्रशेखर आजाद, यस, आपके विरोधी कहते हैं कोई आप पर हमला क्यों करवाएगा। लोग कहते हैं आप सिर्फ मीडिया की क्रिएशन है, आप सिर्फ मीडिया में आते हैं इसीलिए आप पॉपुलर हुए हैं, और वो भी एक छोटे से वर्ग में। वोट आप 10,000 नहीं ले पाते हैं। 74,000 वोट मिली हमारे प्रत्याशी को राजस्थान में। आप जब लड़े थे योगी जी के खिलाफ 10,000 वोट नहीं मिले थे आपको। नया सिंबल और योगी जी का अपना क्षेत्र और 7 दिन का चुनाव, और हम जिन वर्गों की मैं राजनीति करता हूं उनका वोट कितना वहां है आप जानकारी हासिल कीजिए। और एक भय का माहौल लोगों में कि अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ जाकर वोट करते हैं और वो सरकार में आ जाते हैं तो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं जो हारा चुनाव? पर वेस्ट यूपी से आप ईस्ट यूपी गए क्यों? एक सवाल, हाँ। क्या देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चुनाव नहीं हारी? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव नहीं हारे? अरविंद केजरीवाल भी आ रहे थे, मोदी क्या जी। शीला दीक्षित जी चुनाव नहीं हारी? बिल्कुल हारी। तो चुनाव हार जीत से अगर सब चीजें तय होती तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र में गरीब के बेटों की कोई आवश्यकता नहीं? नहीं, आरोप आप पर ये लगता है कि आपने सिर्फ मीडिया में आने के लिए, सुर्खियां बटोरने के लिए योगी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया। किस लिए? आप वेस्ट यूपी में राजनीति करते हैं, आप ईस्ट यूपी में जाके योगी जी के खिलाफ चुनाव लड़े सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मीडिया में छाना चाहते थे। अच्छा मुझे बताओ, क्या ईस्ट यूपी में जिन वर्गों की मैं राजनीति करता हूँ, हादसे पे जो लोग आ जाए, क्या ईस्ट यूपी में नहीं रहते हैं? रहते हैं। फिर तो आपको वोट क्यों? अच्छा लोग कहते हैं ना, क्यों कहते हैं? लोगों को पता है ना कि वो ताकतवर है तभी तो कहते हैं। किसी कमजोर के लिए भी कोई कहता है क्या? तो वोट क्यों नहीं मिले फिर आपको? मैं आपको बता रहा हूं ना भाई, अगर आप इस स्टूडियो से बाहर निकल के जाके देखेंगे और जो लोग आपको नहीं पहचानते हैं तो आप उनके बराबर से निकल जाओ, क्या फर्क पड़ता है? फिर भी मैंने वहां 7,500 वोट लिए, ये थोड़ी बात है क्या? नए सिंबल पे तो 1 लाख मिले थे, 1 लाख से ज्यादा वोट। उससे पहले वहां से 5-5 लाख वोट मिले, वो एमपी रहे वहां और मुख्यमंत्री है, सिटिंग मुख्यमंत्री। लेकिन आज भी आपको पता है गोरखपुर आज भी पानी में डूबता है जब बरसात आती है। तो दोबारा लड़ेंगे इस बार फिर योगी जी के खिलाफ? योगी जी, मैं फिर कह रहा हूं ना, समय आने पे सब कुछ तय होगा। और योगी जी, क्या योगी जी हार नहीं सकते चुनाव? लोकसभा हारे नहीं थे क्या वहां? उपचुनाव में लोकसभा हारे नहीं क्या? तभी तो योगी जी थे। आपने पूछा कभी योगी जी से भाई लोकसभा कैसे हार गए थे? आपसे इतने बड़े नेता हो। जो आदमी 5 साल से चीफ मिनिस्टर है उसका इतना तो प्रभाव अपने क्षेत्र में होगा। लेकिन मैं वहां जाके लड़ा इस डर के बावजूद कि लड़ना नहीं कोई चाहता, ये थोड़ा है क्या? आपके विरोधी ये भी कहते हैं कि आप आंदोलन जीवी हैं, जहां कोई आंदोलन दिखता है ना आप वहां पहुंच जाते हैं, चाहे आपके मूवमेंट का उस आंदोलन से कोई लेना देना हो या ना हो। अब सीए के आंदोलन से आपका क्या लेना देना? ये भी अच्छी बात है, बताइए। सीए में तो सारा मुस्लिम वर्ग जो देश का है वो नाराज हो रहा था इस बात पर कि भाई आप अल्पसंख्यकों को नागरिकता दे रहे हैं। क्या सीए में अल्पसंख्यकों में मुसलमान ही आते हैं क्या? हाँ, सिर्फ मुस्लिम्स को नहीं रखा ना उसमें, बाकी सबको तो रखा। कब रखा? ये तो बाद की बात आई ना। जैन भी उसमें आते हैं, सिख भी उसमें आते हैं, बौद्धिस्ट भी उसमें आते हैं, क्रिश्चियन भी उसमें आते हैं। ठीक है, ये बाद में बताया ना सरकार ने कि हम तो इनको दे रहे हैं। और मुसलमानों से क्या आपत्ति है? क्या देश की आजादी की लड़ाई में मुसलमानों का योगदान नहीं है क्या? मुसलमान यहाँ, मानक भाई मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, मुसलमान यहाँ बाई चॉइस है, बाई चांस नहीं है। आपको और मुझे और सरकार को भी इस बात को समझना चाहिए। और फिर मोदी जाके वो वहां वाले सिखों के सामने तो बड़ा सम्मान के साथ खड़े होते हैं, उनके बराबर बैठते हैं। यहाँ के मुसलमान से क्या दिक्कत है? फिर वो जब वो पसमानदा की बात करते हैं तो यहाँ के मुसलमान फिर पसमानदा की बात काहे करते हैं? मुसलमान इतनी दिक्कत है और मुसलमान से इतनी दिक्कत है, अपने पार्टी ने प्रवक्ता मुसलमान काहे को बना रखे हैं? और मैं आपको एक और, आपने कहा ना आंदोलन जीवी है और आप कहते हैं मेरे विरोधी कहते हैं, तो आपको पता ना मेरे विरोधी किसके होते हैं? जिसमें कोई बात होती है उसी के तो विरोधी होते हैं। मैं जिससे अच्छा आपको पता है देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा जब मैं एनआरसी के आंदोलन में शामिल हुआ कि कुछ दलित नेता भी जो है ना वो गुमराह हो गए हैं। यानी कि वो मुझे जानते हैं ना कि भाई वो मुझे नेता भी मानते हैं, वो मुझे नेता भी मानते हैं ना, तभी तो उन्होंने कहा दलित नेता तो है ही। दूसरी बात, आंदोलन आदमी कब करता है? जब वो नाउम्मीद हो जाता है। किसान सड़कों पे कब आए? जब सरकार ने उनके खिलाफ कानून बना दिए, जब और उनसे पूछा भी नहीं। ड्राइवर, अभी 2 दिन पहले ड्राइवरों का आंदोलन चल रहा था ना, सप्लाई बिल्कुल रुक गई थी, तो बिना उनसे पूछे उनके खिलाफ कानून आपने बना दिया। क्यों आए वो सड़कों पे? जब मजबूर हो गए। तो जो भी सड़कों पे आता मजबूर होकर आता। तो अब ऐसे में जो लोग कहते हैं कि भाई हम हर पीड़ित के साथ हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? को बैठ के तमाशा देखें? पहलवान बेटिया कब आई रोती चीखती हुई? जब उनके साथ अन्याय हुआ और उनको उम्मीद होगी, ना उम्मीद होगी, वो तभी तो आई ना। आज अगर हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो हम अपने जमीर को कैसे सामना करेंगे? तो मतलब ये मान ले चंद्रशेखर आजाद की पार्टी और वो खुद एज ए नेता, एज ए लीडर सिर्फ दलितों के नेता नहीं है, उस हर वर्ग के नेता बनना चाहते हैं, हर वर्ग का वोट चाहते हैं। मैं हर उस व्यक्ति की लड़ाई लड़ना चाहता हूं जिसके साथ अन्याय हो रहा है। अब मैं धारावी गया ना, शायद आपके यहाँ ये कट जाए ना चल पाए, धारावी की 600 एकड़ जमीन बिना किसी जो है तयशुदा बात के अडानी जी को दे दी है वो करने के लिए कि आप इसको जो है। तो आपने ये क्यों कहा हमारे यहाँ कट जाए? हमारे यहाँ कुछ नहीं कटता। अच्छा ना कटे, क्योंकि अडानी जी बहुत ताकतवर है ना आज के समय में। हमारे यहाँ कुछ नहीं कटता। जो उनके यहाँ नहीं करता उस चैनल को खरीद लेते हैं। आपका मुझे पता नहीं आपके यहाँ कौन चलाता है, लेकिन एनडीटीवी जब उनके उस तरह करता था तो उन्होंने कहा, खैर छोड़िए, मैं किसी चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि धारावी का इशू है, 1 लाख घरों का मामला है, तो क्या मुझे जाना नहीं चाहिए जब वो लोग मुझे बुला रहे हैं और वो चाहते हैं चंद्रशेखर आकर के? तो आप भी जैसा अखिलेश जी ने पीडीए बनाया है उसी तरह का आप भी एक ऐसा गठबंधन बनाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ आप दलितों के नेता ना रहें, उसमें मुस्लिम भी हों, उसमें ओबीसी भी हों, उसमें हर तरह के पिछड़े दबे कुचले लोग हों। आप ये कह रहे हैं? आपने पहली एक और बात में कंप्लेन, आपने कहा कि मुसलमानों से आपका क्या लेना देना? नहीं, सीए से क्या लेना देना? सीए से क्या लेना देना? मैंने क्योंकि सीए में दलित प्रभावित नहीं होता है,
दलित प्रभावित नहीं होता। हाँ। दलितों पे कितने गज जमीन है आपको जानकारी है क्या? 54% दलितों पे 1 गज जमीन नहीं है, तो इसका नुकसान उन्हें भी उठाना पड़ेगा ना। आदिवासियों से क्या मेरा रिश्ता नहीं है क्या? आदिवासियों को तो नुकसान पहुंचाता है वो बुद्धिस्टों को भी नुकसान पहुंचाता है। और फिर मैं कहता हूं क्यों नहीं रिलेशन है? मैं जिस माहौल में पैदा हुआ, मेरे आसपास तमाम तरह के लोग हैं, ओके। तो उनके दुख दर्दों पे साथ खड़ा होगा। मैं अभी भी खड़ा हूंगा ना। अभी आप देखना, जब सीए पे दोबारा से सरकार राजनीतिक ताकत हासिल करने का काम करेगी, तब मैं कोई नहीं खड़ा होगा उनके साथ, तो भी मैं खड़ा होऊंगा ना। सीए आएगा तो फिर आप उतरेंगे? मैं फिर कह रहा हूं, अगर सीए उस फाउंडेशन के साथ आएगा कि मुसलमानों के खिलाफ काम करेंगे, तो फिर चंद्रशेखर आपको सड़कों पर दिखाई देगा। और फिर जेल भेज दिया तो भेज दो, क्या फर्क पड़ता है? मैंने कभी जेल की परवाह नहीं की। वैसे राम मंदिर बनने पर आपकी राय क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, मैं और आप कुछ कर नहीं सकते हैं, और करना भी नहीं चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, धर्म आदमी का व्यक्तिगत है। आप अलग धर्म को मानते हैं, मैं अलग धर्म को मानता हूं, ये आपका व्यक्तिगत तो हिंदू वोट एक होगा इस बार, लगता है आपको इस मंदिर के मुद्दे से फायदा होगा? हिंदू मानते हो आप, मुझे भी बता दो। तो हिंदू है, जो हिंदू धर्म को मानता है वो हिंदू है, जो हिंदू धर्म को मानता है वो हिंदू है, और बाकी लोग जो हिंदू धर्म को मानते हैं, जो अपने धर्म को मानते हैं, वो उस धर्म के, उसी धर्म के लोग हैं। तो बस मुझे ये बताओ, और आप महसूस करो कि किसान कौन थे जिनको नक्सली आतंकवादी कह के, जिनको, जो अपने हक की बात करने आए, जो आरक्षण मांग रहे थे, जिनकी बीजेपी के 75 लोगों की हत्या की गुर्जर समाज के, वो कौन थे? क्या वो हिंदू नहीं थे? जब यहाँ जाट आरक्षण आंदोलन हुआ, जब यहाँ हजारों लोगों को जेल में भेजा बीजेपी ने, और 35 बनामी की लड़ाई लड़के जब वो किया, क्या वो जाट हिंदू नहीं थे? और जो दलित पिछड़े वर्ग के बच्चे जिनकी नौकरियां छीन ली आपने, जो लखनऊ में सड़ रहे हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? वो भी तो हिंदू हैं। तो हिंदू के नाम पे आप वोट लेना चाहते हैं, लेकिन इन वर्गों को बराबर में लाके खड़ा नहीं करना चाहते। आपने अभी सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, Yes. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जमीन मंदिर के लिए दी है, ठीक है। और साथ में मस्जिद के लिए भी एक अलग से जमीन दी है। ठीक है, तो उस फैसले का तो स्वागत होना चाहिए ना। तो को विरोध कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं क्या? क्यों कर रहे हैं? ओवैसी जी तो कहते हैं हमारे लिए तो हमेशा मस्जिद रहेगी। तो ठीक है ना भाई। कुछ लोग इस देश को, अभी क्या हुआ, जैसे ये एक इंडिया अलायंस बना, तो प्रधानमंत्री कहने लगे भाई हम तो भारत भारत लिखेंगे, तो ये उनका मामला है, वो उनका मामला है। भाई देखो, जिसकी आस्था जिस चीज में है, अगर ओवैसी जी कह रहे हैं कि भाई वहां पहले मस्जिद थी और उनकी आस्था उसमें है, और वो कह रहे हैं कि भाई ये यही रहना चाहिए था, ये तो उनका मतलब, लोकतंत्र में आप अभिव्यक्ति आजादी छीन लोगे क्या? लेकिन वही थोड़े कह रहे हैं कि मैं मंदिर से कोई विरोध कर रहा हूं जाके वहां। वैसे आप भगवान में मानते हैं क्या? मैं कुदरत को तो मानता हूँ। कुदरत? आपको मैं आज एक स्टोरी बताता हूँ, आपको अच्छी रहेगी, और ये मैंने कभी किसी ने जिक्र किया। जब मेरे फादर बीमार हुए, क्योंकि मेरे फादर मेरे दोस्त थे, हमारे कहावत है कि जब पिता का जूता बेटे के पैर में लग गया तो वो बेटा नहीं रहता, भाई हो जाता है। तो मैं अपने पिता से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मैंने सारे धार्मिक स्थलों से मन्नतें मांगी कि मेरे पिताजी बच जाए, और जब मैं उनको नहीं बचा पाया ना, तो फिर मुझे लगा कि इस देश में सत्ता में पावर है, अगर वास्तविकता में पैसे में पावर है, अगर मेरे पास साधन होते या मेरे पास पॉलिटिकल पावर होती, तो मेरे पिता का भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छा इलाज होता। और उसी दिन मैंने तय किया, जिस दिन 11 जनवरी 2013 को अपने पिता को मैंने पैसे अपने हाथों में उठाया, उस दिन मैंने तय कर लिया कि मैं कोशिश करूंगा किसी के पिता, किसी की बहन, किसी का बेटा, किसी की पत्नी इसलिए जान ना जाए कि उसकी जेब में पैसे नहीं। आपका नाम आज भी इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, सब जगह चंद्रशेखर आजाद रावण है। ठीक है, सब जगह। ठीक है। लेकिन आपने मुझे पिछली बार बताया था कि अब आप उस नाम को ज्यादा यूज नहीं करते। ठीक है, क्या वजह है? इसलिए नहीं यूज करता ना, मैं इसका राजनीतिकरण होने से बचाना चाहता हूँ। मैं उसके आधार पे कोई जो है किसी को मेरी राजनीतिक जो हमारे जो लोग काम कर रहे हैं उनको किसी तरह से ये डिस्टर्ब करे, तो वो ठीक नहीं है। वो ये बोले कि ये एंटी हिंदू हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश करे, क्योंकि रावण की छवि हिंदुओं में राक्षस जैसी है। अच्छा, वो किस जाति के थे? पता नहीं। आप हिस्ट्री में इतने कमजोर हैं, मुझे नहीं। आप जवाब देने से बचना चाहते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं, मैंने तो उनको सुना है। अगर आप अपने यहाँ चेक करो, शायद जिस गूगल पे आपने ढूंढा ना, आपको मिलता, सर्च कर लो ना एक बार। ये तो हमारा शो आज लंबा है ना, तो ऐसे मुझसे बात करते करते आप सर्च करो, आपको मिल जाए किस जाति के थे वो। जाति व्यवस्था के हिसाब से मुझे जहां तक पता वो ब्राह्मण समाज से थे। तो ब्राह्मण के को राक्षस से कनेक्ट क्यों करना चाहते हो? उसकी अच्छाई आप देखिए ना, जो अच्छाई उसके अंदर थी, वो कर्मयोगी था, उसने अपने बहन के सम्मान की लड़ाई लड़ी। इस बात को क्यों नहीं आप देखना चाहते? तो आपने क्यों फिर नाम छोड़ दिया? मैंने इसलिए छोड़ दिया ना कि आप लोग उसका राजनीतिकरण कर रहे थे, मीडिया के लोग भी और भाजपा के लोग, इसलिए मैंने कहा ठीक है। अच्छा। तो ऐसे तो मैंने कहा ना, आशा राम जी के राम में भी राम है, तो इसका मतलब मैं उन राम से मर्यादा पुरुषोत्तम थोड़ा जोड़ूंगा। राम रहीम के भी नाम में राम है, जिससे किसी के नाम के आगे राम हुआ पीछे राम हो, तो इसका मतलब है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम जैसा हो सकता है। दलितों की सबसे विरोधी पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी। बहुत बढ़िया। यूपी का बेस्ट सीएम अब तक का किसे मानते हैं? माननीय बहन जी को। मायावती? यस। योगी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे सीएम के तौर पर? गोली लगने के बाद? पहले बाद में दोनों बता दीजिए। माइनस में। माइनस। अखिलेश जी को कितने नंबर देंगे सीएम के तौर पर 10 में से? काफी अच्छा काम किया है। नंबर का कोई मतलब नहीं, बड़े नेता। नाथ कोविंद? कभी मिला नहीं। द्रौपदी मुर्मू? मिला नहीं हूं। बीजेपी देखिए दलितों को राष्ट्रपति बनाती है। बीजेपी? हाँ। एक स्टेटमेंट के बाद शायद जो है फिर उसके बाद कुछ कह नहीं पाते अपने वर्गों के लिए। एक आप बताओ ना, कुछ एक दलितों के लिए किसी काम पे स्टैंड लिया उन्होंने? आप बताओ ना। किसने? रामनाथ कोविंद जी ने, या आदिवासियों के लिए मणिपुर का इतना बड़ा इशू हुआ, बोली क्या कभी? सुना क्या आपने? ओके। ऐसी बनाती है ना, इसको क्या कहते हैं? रबड़ स्टैम्प। ओके। वो बहुत गरिमाई पद पे है, मैं ऐसा कहता अच्छा लगता है, लेकिन सीए का विरोध करते ही है। अगर सीए में वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, सभी लोगों को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो कोविड कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ भी होगा। देखिए,
भारतीय संविधान जिस दिन से लागू हुआ उस दिन से जो यहाँ था वो इस देश का नागरिक है। अगर आप आज कोई डिस्क्रिमिनेशन कर दें, जैसे एक्ट है ना, धार्मिक स्लोप एक्ट है ना, उसका दुरुपयोग, उसके बाद भी भाजपा के लोग दुरुपयोग कर रहे हैं ना उसका। मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं आप ऐसे? मेरे अपने लिए, अपने लोगों के लिए सोचने का बहुत समय, मोदी जी के लिए सोचने के लिए मीडिया के लोग बहुत। भाई आप तो विरोध करते हैं ना उनका, विरोधी हैं आप उनके, उनकी नीतियों के। जो गलत नीति चलाएंगे तो विरोध ना करोगे? पर उनको अपना पीएम तो मानते हैं ना। और पीएम वो है ही भाई, मैं ना मानने वाला क्यों? देश का नागरिक नहीं। योगी जी से कैसा रिश्ता है आपका? बहुत अच्छा ना, योगी जी हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के भाई। आप पर गोली चलवाई उन्होंने, स्वागत है, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं। आपको जहर दिलवाया उन्होंने, उसमें भी उनका स्वागत है भाई। अगर आप विरोधी होकर विरोधी जैसा काम नहीं करोगे तो फिर विरोध कैसा? पहले नेताओं को देखिए, सुनिए, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से डराया जाता था, मैं उससे भी दूर हूं। झूठे मुकदमे लगाकर डरा देते, जेल भेज कर डरा देते, तो मैं उनसे भी दूर हूं। तो अब तो कुछ अलग प्रयास करने पड़ेंगे। तो उसका आखिरी प्रयास गोली तो है। जिनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता और जिनको चुप नहीं किया जा सकता, उनकी आवाज कैसे दबाओगे? और बीजेपी पर आप हमला करते हैं कि वो धर्म की राजनीति करती है, वो वैसे भी तो ये करते हैं, सिर्फ मुसलमानों की आवाज उठाते हैं। मेरी तो उठाई थी। उठाई थी क्यों? आपको नहीं पता? मैं कह रहा हूं तो फिर आपने ऐसा क्यों कह दिया कि सिर्फ मुसलमानों को उठाते हैं? दूसरी बात, एक और साथी थे हमारे, उनका आप जिक्र छोड़ देते हैं, ओम प्रकाश राजभर जी। हाँ, उस फोटो में श्रीपाल जी भी हैं। हाँ, तो आप ये बताओ, ओम प्रकाश राजभर तो भाजपा के साथ हैं। हाँ, आप बताइए ना। हाँ। लोग कहते हैं कि आप भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, आपको तकलीफ है क्या? हमें कोई तकलीफ नहीं, हम चाहते हैं सब तरह अच्छा, उन लोगों को। अच्छा, हाँ, विरोधी कहते हैं कि ये खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और आवाज उठाते हैं वंचितों की। तो गाड़ी में घूमना नहीं चाहिए? तो मैं एक सड़क पे घूम लेता हूँ ना, तो गोली सामने से लग जाए। भाई वो गाड़ी थी तो मैं बच गया ना। अगर वो गाड़ी ना होती तो वो गोली मेरे पेट को फाड़ कर निकल जाती ना। इस सवाल के पीछे उनका आरोप ये होता है कि इनका पैसा कहां से आता है। अच्छा, फ्लाइट ये चुनाव लड़ने के लिए जगह जगह सारे राज्यों में कैसे चले जाते हैं? जो वर्ग इस देश में अपनी मान सम्मान की लड़ाई को लड़ रहा है, वो उसके लिए इंतजाम भी करता है। आप धार्मिक स्थल इतने लोग जाते हैं, उन पर पैसा कहां से आता है? दान पुण्य से। नहीं, जो जाते हैं वो तो अपना जुगाड़ के जाते हैं, करते हैं ना। हाँ। हमें पॉलिटिकल पावर अचीव करनी है अपने लोगों के लिए। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं पार्लियामेंट में क्राउड फंडिंग क्यों नहीं करते आप? मैं पार्लियामेंट में इसलिए नहीं जाना चाहता कि मुझे जो पीछे बैठ के वहां तालियां बजानी है, मुझे उससे तनख्वाह पेंशन चाहिए। मैं इसलिए जाना चाहता हूं कि अपने लोगों की आवाज उठा सकूं। और जिन मुद्दों को मुद्दा नहीं बनाया गया, देखो पार्लियामेंट आंसरेबल है, वहां सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अभी सरकार कोई आंकड़ा नहीं दे रही, लेकिन वहां देना पड़ेगा। मैं सड़क पर खड़ा होकर चिल्लाता रहा, कौन पूछेगा मुझे? इसलिए मैं पार्लियामेंट जाना चाहता हूं कि भाई मैं अपने लोगों की आवाज को उठा सकूं, पहली बात। दूसरी बात, जो आदमी घर बनाता है ना, वो उसका इंतजाम भी करता है। मुझे ये बहुत अच्छी बात है, कुछ साथी यहां भी बैठे हैं, कुदरत ने मुझे ऐसे साथी दिए हैं जिनको कुदरत ने सक्षम भी बनाया है। कांग्रेस पार्टी खुद क्राउड फंडिंग कर रही है, तो हम तो बहुत लोगों से मांग रही है कि हम तो चंदा लेते हैं ना भाई। हाँ, वही मैं कह रहा हूं, हम तो रसीदी काट के चंदा लेते। कौन सी पार्टी? सब पार्टी लेती है। तो अगर हम उस चंदे से अपने लोगों की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं तो क्या बुराई है? बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। अच्छा, जिनको मुझसे तकलीफ है ना, तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई जिस दिन आप पे मुसीबत आएगी तो आपकी लड़ाई लड़ने भी चंद्रशेखर आएगा। बहुत बढ़िया। मान लीजिए दलितों को 20% मिला, ठीक है। दलितों में भी तो कई जातियां हैं ना। हाँ, है ना। तो बीजेपी ये कहती है कि उसमें भी जो ज्यादा पिछड़ी जातियां हैं वो पीछे रह जाती हैं, जो पावरफुल जातियां हैं वो सारा ले जाती हैं रिजर्वेशन। इसीलिए जिसकी जितनी संख्या कोटे के अंदर है, उस जाति के अंदर उनको उसी हिसाब से बंटना चाहिए सबके अंदर। सही है ना, बिल्कुल सही है ना। 100% कर देना चाहिए ना रिजर्वेशन। भाई जिनकी 15% संख्या है उनको 50% का लाभ क्यों दे रहे हो? जो आप देखो ना, अभी यूपी में आप देखो, फिर आप मुझसे कहोगे, लेकिन ये सच है, कितने दलित पिछड़े जो प्रमोट हो गया है, उनको पीसीए, उनको डीएम आपने बनाया। तो यही आरोप तो अखिलेश जी पर लगता था, सब जगह यादवों को लगा देते थे, एक ही जाति के लोगों को। कोई आंकड़ा है आप पे? मीडिया कुछ भी चला दे उसको मान लिया जाएगा? मीडिया के चलान से नहीं होता। हमसे पूछो ना, हमारे यहाँ एक डीएम जो है 5-5 साल रह के गया है, इसलिए रह के गया ना कि वो सीधे चीफ मिनिस्टर को वो करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। तो क्या योगी जी के राज में ऐसा हो रहा है? हो रहा है ना। डीएम क्यों नहीं मेरा लाइसेंस बना रहा है? क्यों? किस चीज का इंतजार कर रहा है डीएम? देखो, जाति है ना, जाति सामने आ जाती है ना, कि ये उनके मन में रहता है कि ये तो यार जाति व्यवस्था जो बनी हुई है उसके आधार पे नीचे जाति के इनको ये अवसर क्यों मिलना चाहिए? वो रास्ता बैरिकेडिंग तोड़ देंगे हम, जो बैरिकेडिंग हमारी समानता खिलाफ जाएगा उसको डायनामाइट लगा के उड़ा देंगे। इस देश में भेदभाव नहीं चलेगा। इस देश में बराबरी के साथ हम लोग जिएंगे। और हम मेहनत करते हैं, सबसे ज्यादा हम मेहनत करते हैं, फिर हमें 250-300 रुपये मिलते हैं। मैं पूरे राजस्थान घूम के, आप नहीं गए होंगे ना, मैं गया हूँ ग्राउंड जीरो लेवल पे, 200 रुपये मिलते हैं दिहाड़ी के, सुबह से शाम तक पसीना बहा के।